वेलकम टू 8th लेक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। इससे पहले हम वीबीटी के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, वहां से हाइब्रिडाइजेशन और उनकी स्ट्रक्चर निकालना सीख चुके हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है और अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर क्या क्या होती है। ठीक। अब वीबीटी के बाद जो नेक्स्ट थ्योरी आती है हमारे पास सीएफटी, वो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वीबीटी में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ऐसी कौन कौन सी कमी थी, कौन कौन से ड्रॉबैक्स थे जिसकी वजह से हमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बनानी पड़ी। ठीक है। तो यहां से जो ड्रॉबैक्स होंगे वो ड्रॉबैक कहां दूर होंगे, वो ड्रॉबैक क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से दूर होंगे। तो ये है हमारे पास ड्रॉबैक वीबीटी के। वीबीटी से हमें पता क्या क्या चलता है, वीबीटी एक्सप्लेन करता है उसकी स्ट्रक्चर को, कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर को, मैग्नेटिक बिहेवियर को, और ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स है जिन्हें वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, उसके ड्रॉबैक्स क्या क्या है। तो देखो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, इट इन्वॉल्व्स ए नंबर ऑफ अजम्पशंस। मतलब इसके अंदर नंबर ऑफ अजम्पशंस बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि एक अजम्पशंस तो इसका ये है कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं कोवलेंट बॉन्ड होता है, ये हमें अज्यूम करके चलना पड़ता है, ये इसका अजम्पशन है जो कि वैसे ही गलत है। ठीक है। तो ये इसके ड्रॉबैक्स है कि इसमें कुछ अजम्पशंस है, अलग ही तरीके से हमें थ्योरी माननी पड़ती है और वो सही नहीं होता। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, इट डज नॉट गिव क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ मैग्नेटिक डाटा। अब देखो क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये हमें एग्जैक्टली टोटल कितना मैग्नेटिक बिहेवियर बोर मैग्नेटो के अंदर आता है, मतलब अंडर रूट n+2 वाला पार्ट वीबीटी नहीं बताती है। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जो एग्जांपल किए थे, लेक्चर नंबर 7 के अंदर, ये 8th लेक्चर है, लास्ट लेक्चर 7 के अंदर, जिसने नहीं देखा हो वो देखना। वहां पर हमने अंडर रूट nn+2 का फॉर्मूला तो लगाया था। तो हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि वीबीटी ये नहीं बताता है। तो मैंने स्टार्टिंग में क्लियर कर दिया था जब वीबीटी हम स्टार्ट कर रहे थे कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो सीएफटी के हम यहाँ पर मिक्स करने वाले हैं। तो जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें कुछ पॉइंट सीएफटी के मिक्स थे। कौन से, एक तो स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड। वीबीटी ने स्ट्रॉन्ग और वीक के बारे में कहीं कुछ नहीं बताया, ये कौन बताता है, सीएफटी की थ्योरी बताती है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की बताती है, और उसी को हम यहाँ पर यूज करते हैं मिक्स करके क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर निकालने के लिए। ठीक है। अब अगर ये मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं पता तो हमें पता कैसे चलता है, वो हमें प्रैक्टिकल करके पता चलता है। ये लेक्चर 6 में मैंने क्लियर कर दिया था कि हमें पहले मैग्नेटिक बिहेवियर प्रैक्टिकल करके पता लगाना पड़ता है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उसके हिसाब से हम फिर वहां पर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन सेट करते हैं, थ्योरी सेट करते हैं। ठीक। तो सेकंड ड्रॉबैक समझ में आया कि इस ड्रॉबैक के इस पॉइंट के हिसाब से हमें टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन वीबीटी से पता नहीं लगते हैं, वो हमें सीएफटी से पता लगते हैं। ठीक। थर्ड पॉइंट, इट डज नॉट एक्सप्लेन द कलर एग्जिबिटेड बाय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कलर देखो हमें कंपाउंड का नहीं पता लगता, कलर क्यों शो करता है कॉम्प्लेक्स, वीबीटी ने नहीं बताया, और कलर के बारे में भी हमने पढ़ा ही नहीं है। ये पता चलेगा हमें जब हम सीएफटी पढ़ लेंगे, तब हमें पता चलेगा कि कंपाउंड कलर क्यों शो करते हैं। It does not give a quantitative interpretation of the thermodynamics and kinetic stabilities of coordination compound. ये हमें थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताता, कॉम्प्लेक्स कितना ज्यादा स्टेबल है ये हमें नहीं बताता। फिफ्थ पॉइंट देखो, इट डज नॉट मेक एग्जैक्ट प्रिडिक्शन रिगार्डिंग द टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर स्ट्रक्चर, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर ऑफ 4 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। अगर हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन या तो sp3 होता है या dsp2 होता है। sp3 का मतलब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है और dsp2 का मतलब स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होती है। ठीक है। अब हम एक एग्जांपल की बात करें, जो मैंने एक्सेप्शनल केस बताया था वो था हमारे पास CuNH3 4+2। इस केस में अगर हम वीबीटी के अकॉर्डिंग सॉल्व करें तो ये आता है हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर आती है हमारे पास इसकी टेट्राहेड्रल। लेकिन मैंने बताया कि यहाँ पर NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हमेशा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसीलिए हम उसे क्या बना देते हैं, DsP2 बना देते हैं, जो कि क्या होता है हमारे पास स्क्वायर प्लेनर। और प्रैक्टिकल के हिसाब से जो सही स्ट्रक्चर है वो DsP2 मतलब स्क्वायर प्लेनर वाली स्ट्रक्चर है। तो हमारे पास इस एग्जाम्पल से हमें पता लगा था कि इसकी जो करेक्ट स्ट्रक्चर वो DsP2 है, और ये हमें किसने बताई, ये हमें बताई कि NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है इसलिए, और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाला कंसेप्ट तो CFT का है। अकॉर्डिंग टू VBT चले तो ये हमें sp3 बताता है जो कि गलत है।
ठीक है, तो ड्रॉबैक हमारा फिफ्थ ड्रॉबैक यही बोलना चाह रहा है कि हमारे पास कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसे हैं जिस कॉम्प्लेक्स में वो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो वो हमें टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर में कंफ्यूज कर देता है। इस एग्जांपल को मैं लास्ट लेक्चर में क्लियर कर चुका हूं, अगर नहीं देखा हो तो वहां से इसे जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन वीक एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। तो ये तो हम पहले से ही बताते आ रहे हैं कि इसने स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड लिगेंड के बारे में कुछ नहीं बताया, वो सब हमें सीएफटी ने बताया था। ठीक है, ये इसके ड्रॉबैक्स के बारे में हुआ। थोड़ा बहुत इसमें देख लेना कि बस बीबीटी ने ये हमें लाइन टू लाइन याद करने की जरूरत है नहीं, कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं नहीं, लेकिन ये जरूर याद रखना है कि कौन सा पॉइंट वीबीटी में है और कौन सा पॉइंट सीएफटी में है, यहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक, अब हम चलते हैं अपनी थ्योरी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की तरफ आगे। तो अब नेक्स्ट थ्योरी है हमारे पास क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, सीएफटी। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये। ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट को मैं एक रफ डायग्राम बनाकर यहां पर समझाऊंगा और सीएफटी को अच्छे से समझते जाना है कि ये पॉइंट्स क्या कहने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये और सीएफटी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हमें मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में भी बताएगा, ये हमें स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड का भी कंसेप्ट देगा और ये हमें कलर के बारे में भी बताएगा कि कंपाउंड्स कलर क्यों शो करते हैं। वो यहां से आने वाले कंसेप्ट, तो ये हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हम सीएफटी के एजम्पशंस की बात करते हैं कि सीएफटी पढ़ने से पहले हमें कौन कौन से पॉइंट एज्यूम करके चलने पड़ेंगे। ठीक, तो यहां पर मैं डायग्राम बनाते जाऊंगा रफ, उसे अच्छे से समझते जाना। सबसे पहले देखो पहला पॉइंट है हमारे पास, इन ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देयर आर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन मेटल एटम और लिगैंड। सबसे पहला पॉइंट कि अगर हमारे पास ये मेटल एटम है और इसके चारों तरफ लिगैंड है, तो वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग मेटल और लिगैंड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग इनमें कोवलेंट बॉन्ड होता है। और अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन मतलब कि आयोनिक बॉन्ड है, ये हमें मान के चलना पड़ेगा। ठीक है, तो मेटल और लिगेंड के बीच में कौन सा बॉन्ड है? आयोनिक बॉन्ड। और लिगेंड हमें यहाँ पर एज्यूम करके चलना है कि ये पॉइंट चार्ज होते हैं। पॉइंट चार्ज का मतलब क्या है कि ये लिगेंड हम ऐसा नहीं मानेंगे कि इसकी स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा फैली हुई है, जैसा वीबीटी में माना था कि इनके ऑर्बिटल्स फैले हुए होते हैं और ये ओवरलैपिंग करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड और हाइब्रिडाइजेशन भी बनता है। यहाँ हमें ऐसा कंसीडर नहीं करना, यहाँ हमें कंसीडर करना है जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये पॉइंट चार्ज है आपस में, इसी तरीके से हमें कंसीडर करना है। यहाँ पर पॉजिटिव कौन होगा? सीधी सी बात है, मेटल ही कैटायन होता है, तो मेटल की प्रॉपर्टी है, तो ये क्या होगा यहाँ पर? पॉजिटिव। लिगेंड क्या होगा यहाँ पर? लिगेंड होगा या तो नेगेटिव या न्यूट्रल, और ये आपस में कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? ये आपस में आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, पहला पॉइंट हमें ये याद रखना है। अच्छा, मेटल, यहाँ पर मेटल हमेशा पॉजिटिव होगा और लिगेंड आयनिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकते हैं, सॉरी, लिगेंड यहाँ पर नेगेटिव भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सीएफटी पॉजिटिव लिगेंड नहीं हो सकता, ये हमें यहाँ पर कंसीडर करना है। ठीक, पहला पॉइंट क्लियर हुआ होगा। चलते हैं आगे। पहले पॉइंट में हमें क्या याद रखना है कि मेटल और लिगेंड के बीच में कौन सा बॉन्ड? आयोनिक बॉन्ड। सेकेंड पॉइंट देखो, इन एन आइसोलेटेड मेटल एटम और आयन ऑल 5d ऑर्बिटल्स हैव इक्वल एनर्जी, दे आर डीजेनरेटेड। मतलब जितने भी हमारे पास डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल कितने होते हैं? टोटल 5 डी ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो ये जो 5 डी ऑर्बिटल हैं, इन सब की एनर्जी इक्वल है, और इनकी एनर्जी अगर इक्वल है तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? इन्हें हम बोलेंगे डी जनरेटेड ऑर्बिटल। जिन ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल होती है उनको क्या बोलते हैं हम लोग? डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स हम बोलते हैं। ठीक है, ये हमें सेकंड पॉइंट याद रखना है, बहुत सिंपल सा है कि इन सब की एनर्जी इक्वल है, तो ये डिजेनरेटेड ऑर्बिटल है। थर्ड पॉइंट, व्हेन मेटल एटम और आयन गेट्स सराउंडेड बाय लिगेंड्स देयर अकर इंटरेक्शन बिटवीन डी इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ मेटल एटम, आयन एंड लिगेंड्स। जैसा भी मैंने बताया कि मेटल और लिगेंड के बीच में कौन से बॉन्ड है? मेटल और लिगेंड के बीच में आयोनिक बॉन्ड है। तो इन आयनिक बॉन्ड में ये मेटल के क्या है हमारे पास? डी ऑर्बिटल, जो मेटल के लिए प्रेजेंट है। अब इस मेटल को किसने घेरा हुआ है? इस मेटल को चारों तरफ से लिगेंड्स ने घेरा हुआ है। ये एक लिगेंड आया,
ये यहां से लिगेंड आया और ये यहां से लिगेंड आया। ठीक, चार तरफ से मान लो 6 लिगेंड लगा देते हैं अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो। एक लिगेंड ऊपर से आ रहा है, एक लिगेंड नीचे से आ रहा है। तो ये जो लिगेंड है, ये लिगेंड कौन से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाले हैं? डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाले हैं, क्योंकि आउटर मोस्ट तो डी ही रहेगा। तो ये डी ऑर्बिटल के ऊपर ही अपना इफेक्ट छोड़ने वाले हैं, जितना भी अट्रैक्शन या रिपल्सन जो भी लगेगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, if the field due to ligand around metal atom is spherically symmetrical, d orbital of metal remains degenerated। इसका कहने का मतलब है कि मान लो अगर इसके सराउंडिंग एक फोर्स लगता है और वो फोर्स सिमेट्रिकल है, जैसे ये जो फोर्स लग रहा है इस मेटल एटम के इस डी ऑर्बिटल पर, वो इस तरीके से सब तरफ से बराबर लग रहा है जैसे स्फीयर है। अगर ये इस तरीके से बिल्कुल सब तरफ से बराबर लग रहा है तो सब तरफ से फोर्स बराबर होने पर पांचों के पांचों ऑर्बिटल में रिपल्सन और अट्रैक्शन बराबर होगा, इक्वल होगा। और अगर इक्वल अट्रैक्शन होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि उनकी एनर्जी अभी भी बराबर ही होगी। बेशक कम या ज्यादा हो जाए, लेकिन आपस में कम या ज्यादा नहीं होगी। अगर कम होगी तो सबकी कम होगी, ज्यादा होगी तो सबकी ज्यादा होगी। सिमेट्रिकल फोर्स अगर लगा तो अट्रैक्शन और रिपल्सन सब पर सिमेट्रिकल लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर असिमेट्रिकल लगा तो क्या बात होगी? तो ये अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, फिफ्थ पॉइंट में। देखो, इफ फील्ड ड्यू टू लिगेंड सराउंडिंग मेटल इज असिमेट्रिकल, द डीजेनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल स्प्लिटेड। ये यहां से हमारा सीएफटी के टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं। द degeneracy of d orbital is splitted into two sets of orbital। अब इसका मतलब क्या है? अब जैसे देखो, ये लिगेंड आया, ये लिगेंड कहाँ अट्रैक्ट हो रहा है? मान लो इस ऑर्बिटल के ऊपर, ये अपने इफेक्ट कहाँ डाल रहा है? इस ऑर्बिटल के अपना ऊपर इफेक्ट डाल रहे हैं। ये ऊपर से लिगेंड इस पर, एक लिगेंड इस पर। अब ध्यान से अगर हम देखें, ये देखो एक रफ डायग्राम है सिर्फ समझाने के लिए, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में कैसा होता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, ये सिर्फ रफ डायग्राम बना रहा हूँ समझाने के लिए। जैसे हमारे पास 5 ऑर्बिटल है, तो इन 5 ऑर्बिटल में जहां जहां से भी लिगेंड आए उन्होंने अपना इफेक्ट कहां डाला? एक तो इस ऑर्बिटल पर डाला, दूसरा इस ऑर्बिटल पर डाला, तीसरा इस ऑर्बिटल पर डाला। ठीक है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि ऑर्बिटल नंबर जो मैंने दिए हैं 1 2 3, इनके ऊपर रिपल्सन फोर्स या अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लग रहा है? बाकी के जो दो ऑर्बिटल है वो दो ऑर्बिटल में बोल देता हूं 4 और 5, 4 और 5 ऑर्बिटल के ऊपर कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं लग रहा है। तो इसका मतलब किसी के तो ऊपर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लगा और किसी के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स कम लगा। इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से इनकी एनर्जी में डिफरेंस आ जाएगा। और अगर इनकी एनर्जी में डिफरेंस आया तो एनर्जी में डिफरेंस आने से क्या होगा कि यहां पर 1 2 और 3 ऑर्बिटल की तो एनर्जी हो जाएगी ज्यादा, क्योंकि यहां पर लिगेंड अपना इफेक्ट ज्यादा छोड़ रहे हैं। 1 2 और 3 की एनर्जी क्या हो गई? ज्यादा। और 4 और 5 जहां पर कुछ नहीं हुआ, उनकी एनर्जी रह गई कम, क्योंकि इनके ऊपर तो कोई फोर्स ही नहीं लगा। ठीक, जहां पर भी फोर्स लगेगा वहां स्टेबिलिटी कम होगी और एनर्जी क्या हो जाएगी? ज्यादा। तो ये जो 5 डी ऑर्बिटल थे जिनकी एनर्जी सेम थी, ये स्प्लिट हो गए 2 ऑर्बिटल में। एक की एनर्जी बढ़ गई, दूसरे की एनर्जी घट गई। ये 1 2 3 वाले और ये हो गए हमारे पास 4 और 5 वाले। ठीक है, तो 3 ऑर्बिटल एक तरफ चले जाते हैं और 2 ऑर्बिटल एक तरफ चले जाते हैं। ये जो 3 ऑर्बिटल एक तरफ चले गए इन्हें बोलते हैं हम लोग T2G, और जो 2 ऑर्बिटल एक तरफ आए ये होते हैं EG। अब ये जो 3 ऑर्बिटल हैं ये कौन से हैं? ये हैं DXY, DYZ और DXZ। और ये 2 ऑर्बिटल कौन से हैं? DX2 Y2 DZ2। ठीक है, तो जब भी स्प्लिटिंग होती है, स्प्लिटिंग हमेशा इसी ऑर्डर में होती है कि 3 ऑर्बिटल एक तरफ, 2 ऑर्बिटल एक तरफ। 3 ऑर्बिटल कौन से? 3 ऑर्बिटल प्लेन वाले XY YZ और ZX, जिसे हम बोलते हैं T2G नाम दिया है। और 2 ऑर्बिटल कौन से वाले? एक्सिस वाले, X2 Y2 और Z2। ये हमारे पास एक्सिस वाले, इनका नाम दिया है EG। लेकिन जरूरी नहीं है कि T2G की एनर्जी हमेशा इंक्रीज हो। किसी केस में T2G की एनर्जी इंक्रीज होती है, EG डिक्रीज हो जाता है। किसी केस में EG इंक्रीज हो जाएगा और T2G डिक्रीज हो जाएगा। मतलब ये 2 ऊपर आ जाएंगे, ये 3 नीचे आ जाएंगे। अब ये ऊपर नीचे कैसे होते हैं वो बाद की बात है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये समझ में आया होगा स्प्लिटिंग किस तरीके से होती है।
जब भी हमारे पास एसिमेट्रिक फील्ड लगेगा, जैसे कि इन लिगेंड का पॉइंट चार्ज की तरफ लग रहा है, तो ये कुछ ऑर्बिटल के ऊपर तो ज्यादा अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स लगा देते हैं, कुछ के ऊपर नहीं लगा पाते हैं। जहां पर और अट्रैक्शन और या रिपल्सन फोर्स ज्यादा लगता है उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, और जहां पर अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स कम लगता है उनकी एनर्जी कम हो जाती है। तो यही ये बोलना चाह रहा है। देखो, इफ फील्ड ड्यू टू लिगेंड सराउंडिंग मेटल इज अनसिमेट्रिकल, अगर अनसिमेट्रिकल लगा एज इन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में, तो डीजेनरेसी होती है, डीजेनरेसी स्प्लिट हो जाती है। डीजेनरेसी स्प्लिट होने का मतलब इनकी एनर्जी अब सेम नहीं रही दो सेट के अंदर, टू सेट्स ऑफ ऑर्बिटल। टू सेट कौन से? एक सेट T2G, एक सेट EG। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, orbital laying in the direction of ligands point charge are raised to higher energy state than those orbitals laying between the ligands points charge are lower in state। तो देखो, यही पॉइंट है, बोलना चाह रहा है कि जो लिगेंड्स के बिल्कुल डायरेक्शन में आते हैं उनकी एनर्जी हाई हो जाती है, और जो नहीं आ पाते उनकी एनर्जी लो हो जाती है। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू सेट ऑफ ऑर्बिटल इज डिनोटेड बाय डेल्टा नॉट फॉर ऑक्टाहेड्रल एंड डेल्टा टी फॉर टेट्राहेड्रल। मतलब ये कि ये जो एनर्जी T2G और EG के बीच में आई है, इस एनर्जी को हम बोलेंगे डेल्टा। इस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? डेल्टा। अगर हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं तो इसे बोलेंगे डेल्टा ओ, ओ फॉर ऑक्टाहेड्रल। और अगर हम टेट्राहेड्रल के केस की बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे डेल्टा टी, टी फॉर टेट्राहेड्रल। ठीक, ये सिंपल पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा ओ एंड डेल्टा टी डिपेंड अपॉन द फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड अराउंड द मेटल। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास। देखो, इस पॉइंट में ये बोला गया है कि ये लिगेंड, देखो स्प्लिटिंग किस वजह से हुई? क्योंकि ये लिगेंड क्या कर रहे हैं, 1, 2 और 3 ऑर्बिटल के ऊपर अपना अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स ज्यादा लगा रहे हैं, इसीलिए उनमें अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी और उनकी एनर्जी हाई हो जाएगी। 4 और 5 में थोड़ी सी कम हुई। ठीक, अब हम ऐसा समझ सकते हैं कि लिगेंड जितने ज्यादा स्ट्रांग होंगे, स्ट्रांग होने का मतलब इफेक्टिव होंगे। भाई हमने लिगेंड को क्या माना हुआ है? पॉइंट चार्ज माना हुआ है। अब पॉइंट चार्ज मानने का मतलब यह है कि या तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो, या उनके ऊपर लोन पेयर की टेंडेंसी ज्यादा हो, या कुछ ऐसा इफेक्ट लग रहा हो कि ये इन डी ऑर्बिटल के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। अगर बहुत ज्यादा इफेक्टिव है तो अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स बहुत ज्यादा लगाने वाले हैं। अगर बहुत ज्यादा लगाने वाले हैं तो ये जो एनर्जी गैप आ रहा है ये बहुत हाई चला जाएगा। ठीक है, अगर हाई चला जाएगा तो इसका मतलब डेल्टा नॉट अगर हाई है, हाई जाने का मतलब एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा है, इसका मतलब लिगेंड बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, तो इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का मतलब समझ में आया? मतलब अगर लिगेंड बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, बहुत ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं, तो बहुत ज्यादा फोर्स लगाने से ये जो स्प्लिटिंग है ये बहुत ज्यादा होगी, एनर्जी इसकी बहुत ज्यादा ऊपर चली जाएगी, हाई चली जाएगी, और जिसके ऊपर फोर्स नहीं लग रहा है वो एनर्जी नीचे चली जाएगी, तो ये गैप बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर लिगेंड इफेक्टिव है ही नहीं, बहुत कम इफेक्टिव लिगेंड है, मतलब डेल्टा नॉट की वैल्यू क्या है? लो। अगर लिगेंड इफेक्टिव नहीं है तो हम क्या बोलेंगे कि ये वीक फील्ड लिगेंड है। आया समझ में स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड का मतलब? इनके बीच में एनर्जी गैप जितना ज्यादा होगा लिगेंड उतना ही स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, और इनके बीच में जितना गैप कम होगा लिगेंड उतना ही वीक फील्ड होगा। ठीक, यही पॉइंट देखो, 9 पॉइंट बोलना चाहता है, लिगेंड विच कॉज लार्जर स्प्लिटिंग या फिर लार्ज डेल्टा आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, while those which cause small splitting are called weak field ligand। ठीक है, तो जितने ज्यादा इफेक्टिव होंगे लिगेंड, जितने ज्यादा स्ट्रांग होंगे, उतनी ही एनर्जी को स्प्लिट ज्यादा करेंगे, गैप ज्यादा बढ़ जाएगा T2G और EG के बीच में। और जितना कम इफेक्टिव होगा गैप उतना ही कम रह जाएगा T2G और EG के बीच में। तो ये है हमारे पास इसके पॉइंट। अब इसको हम अप्लाई कैसे करें उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड के बारे में बात कर लेते हैं और थोड़ा सा। अब देखो, स्प्लिटिंग के बाद एनर्जी गैप अगर ज्यादा है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, एनर्जी गैप कम है तो वीक फील्ड होगा। तो उस एनर्जी गैप को प्रैक्टिकली निकालकर उसके अकॉर्डिंग हमने लिगेंड को वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ एक सीक्वेंस में अरेंज किया कि कौन कितनी एनर्जी को ज्यादा स्प्लिट करता है, और उस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज।
स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है देखो, अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड इन ऑर्डर ऑफ देयर एबिलिटी टू कॉज स्प्लिटिंग इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। कौन कितना ज्यादा उसे स्प्लिट कर पाता है। ठीक, अब जब हमने इसका अरेंजमेंट किया तो अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट हम लोअर से हायर की तरफ जा रहे हैं। तो इसका मतलब सीधा सा ये हुआ कि जो हाई स्प्लिटिंग कर रहे हैं वो है ये COCN माइनस NO2 माइनस। तो ये किसकी कैटेगरी में आ रहे हैं, ये आ रहे हैं हमारे पास स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में। और जैसे जैसे हम पीछे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे फील्ड क्या होता जा रहा है इनका, वैसे वैसे फील्ड होता जा रहा है वीक फील्ड लिगैंड। ठीक है, तो इस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जितने भी एलिमेंट आगे आ रहे हैं, हायर वैल्यू पर हैं वो स्ट्रॉन्ग है, और जो लोअर वैल्यू पर है वो वीक फील्ड है। तो ये सीक्वेंस हमें याद रखना पड़ेगा, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब ये सीक्वेंस बनाया कैसे है, ये सीक्वेंस एक्सपेरिमेंटली बनाया है। हमने एक एक लिगेंड को चेक किया और वहां से स्प्लिटिंग चेक की, और जिसकी ज्यादा स्प्लिटिंग थी उसको आगे रखा, जिसकी कम स्प्लिटिंग थी उसको पीछे रखा। ठीक है, अब ये सीक्वेंस को याद रखने का तरीका क्या हो सकता है, ये सिर्फ एक तरीका है, एग्जैक्ट मेथड नहीं है। ठीक है, तो इस सीरीज को याद रखने का तरीका एक ये हो सकता है कि जो कार्बन डोनर होते हैं, जो लिगेंड, जिस लिगेंड में कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो सबसे हाई रहते हैं, उसके बाद नाइट्रोजन डोनर, उसके बाद ऑक्सीजन डोनर, और उसके बाद हेलाइट्स डोनर। ठीक है, ये एक याद रखने का तरीका है। और मैक्सिमम लिगेंड्स इसी की कैटेगरी में आ जाते हैं, सिर्फ कुछ ही एक होते हैं जो अलग जाते हैं। जैसे हम देखें CO और CN, ये क्या है हमारे पास, ये है कार्बन डोनर। तो देखो सबसे आगे आ रहा है कार्बन डोनर, सबसे आगे। उसके बाद देखो यहां से यहां तक NCS NH3 EN और NO2, ये सब क्या है हमारे पास, ये सब है नाइट्रोजन डोनर। ठीक है, उसके बाद H2O में लोन पेयर कहां से डोनेट होता है, ऑक्सीजन से, यहां पर भी ऑक्सीजन से, यहां पर भी ऑक्सीजन से, यहां पर भी ऑक्सीजन से। तो ये सब क्या है हमारे पास, ये सब है ऑक्सीजन डोनर। ठीक है, और यहां से देखोगे F माइनस Cl माइनस, सिर्फ एक ये SCN और S बीच में आ रहे हैं, बाकी सभी क्या है हमारे पास, ये हैलाइड डोनर है। ये सब क्या आ जाएंगे हमारे पास, हैलाइड डोनर्स आ जाएंगे। तो ये एक याद रखने का तरीका है कि कार्बन अगर डोनेट करता है तो सबसे स्ट्रांग होता है, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, और उसके बाद हैलाइड डोनर होता है। ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। तो ये सीक्वेंस हमें याद रखना ही पड़ेगा, और कोई इसका रास्ता नहीं है। ठीक है, जब ये सीक्वेंस याद हो जाते हैं तो अब हम चलते हैं इसके एप्लीकेशंस की तरफ। CFT के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, और ये कंपाउंड्स के ऊपर कैसे अप्लाई होते हैं, और ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग कैसे होती है, और टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग कैसे होती है। तो इसके बारे में अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।